बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में विनीता की दो बेटियां थीं, सुमन और श्वेता। सुमन विनीता की अपनी सगी बेटी थी और श्वेता उसकी सगी बेटी नहीं थी। जब श्वेता 1 वर्ष की थी तो वह उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिली थी। विनीता अच्छे स्वभाव की औरत थी, इसलिए वह श्वेता को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही करती है। और देखते ही देखते श्वेता और सुमन बड़ी हो जाती हैं। श्वेता बहुत ही ज्यादा होशियार थी, समझदार थी, बड़ों का आदर करती थी, इसलिए विनीता श्वेता से ज्यादा प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुमन, वह बस दोस्तों के साथ घूमती, पार्टी करती, शॉपिंग करती और अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती थी, जिस वजह से उसे अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती थी। और यही वजह थी कि सुमन हमेशा श्वेता से जलती थी और हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन रात को देर से घर लौटती है और उसने ड्रिंक भी कर रखी होती है। जब इस बात की खबर विनीता को लगती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, सुमन, रोज रोज ये तुम रात को कितना लेट आ रही हो और तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? तुम ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही, कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं कर रखी? सुमन, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तुम बदतमीज हो रही हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, वह कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरे साथ मेरे कामों में कितना हाथ बटाती है और इसकी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा रहता है और हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे नीचे देखना पड़ता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी क्यों नहीं बन जाती? यह गंदी हरकतें छोड़ दो। मुझे इस बहन जी के जैसे बनने का कोई शौक नहीं है। बस घर की 4 दीवारी में रहूं, नौकरानी बनकर तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी सारी उम्र तो यूं ही चली जाएगी। यही तो उम्र होती है खेलने कूदने की, एंजॉय करने की, और उसमें भी आप चाहती हैं कि मैं इस बहन जी जैसी बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस जैसा क्यों बनूं? यह मेरी सौतेली बहन है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। आप इसे पेड़ के नीचे से उठा कर लेकर आई थी, मैं सब जानती हूँ और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे रूम में जाने दीजिए। सच में सुमन, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी रस्सी खींचनी पड़ेगी, वरना तुम तो बेलगाम का घोड़ा बन जाओगी। आज से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद। ना तुम किसी दोस्त से मिलोगी, ना ही पार्टी करोगी, और तुम्हें पॉकेट मनी का ना 1 रुपया दिया जाएगा। तभी तुम्हें अक्ल ठिकाने आएगी। और बाद में तुमसे सुबह करती हूँ, जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा। सुमन अपने रूम में चली जाती है। सुमन की रोज रोज की यह बदतमीजी देखकर विनीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी श्वेता विनीता को समझाती है, माँ, आप परेशान मत होइए, सुमन छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ कि आप सुमन की तरफ से कितनी ज्यादा दुखी हैं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेटी श्वेता, तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम ना होती तो शायद पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और एक सुमन है जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरे दिल का सुकून हो। विनीता अपनी सौतेली बेटी से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन विनीता और श्वेता शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। तभी विनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। श्वेता अपनी माँ की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ अपनी आंखें खोलिए, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपको इतना सारा खून निकल रहा है ना, इससे भी आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। इस तरह से श्वेता बहुत ज्यादा रोती है और आसपास के लोग श्वेता को दिलासा देते हैं। कुछ समय बाद सुमन और श्वेता विनीता का दाह संस्कार कर देती हैं। विनीता की मृत्यु के बाद सुमन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब वह अपने दोस्तों को घर के अंदर लाना शुरू कर देती है और घर के अंदर शराब पीती है, पार्टी करती है और श्वेता को नौकरानी बनाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता सुमन से कहती है, सुमन, माँ तुम्हें कितना ज्यादा समझाती थी, तुम्हें समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई। प्लीज उनके जाने के बाद तो तुम उनकी आत्मा को सुकून पहुँचाओ। वह तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो कितना ज्यादा परेशान होती होंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और तुम कितने पैसे खर्च करती हो, तुमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, बस हमारे पास एक यही घर बचा है। सुमन प्लीज ऐसा तो मत करो।
तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मुझे हमेशा सुनाती रहती थी वह मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दे। तू मेरी सौतेली बहन है, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तू इस घर में रहेगी तो हमेशा मेरे कान पर चीख 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 करती रहेगी और तू मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी में किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहती। इसलिए चल मेरे घर से निकल और अपना ठिकाना और कहीं कर, क्योंकि तू इस घर की बेटी नहीं है। यह सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी। सुमन, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही थी, तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। कृपया करके मुझे घर से बाहर मत निकालो। तू मेरे घर से बाहर निकलती है या नहीं, या फिर मैं तुझे पुलिस के हवाले करूं? सीधी सराफत से मेरे घर को छोड़कर चली जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तूने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बचपन से लेकर आज तक तेरी तारीफ सुन सुनकर थक चुकी हूँ, और माँ की चिक चिक भी। माँ से तो छुटकारा मिल गया, अब मुझे तुझसे भी छुटकारा चाहिए। चल निकल मेरे घर से। श्वेता अच्छी तरह से जानती थी अगर वह सुमन की बात नहीं मानेगी तो वह सच में उसे पुलिस के हवाले कर देगी झूठे इल्जाम में। इसलिए वह घर छोड़ के जाने का ही फैसला करती है। बेचारी श्वेता, उसके पास रहने के लिए ना कोई घर था और ना ही उसके पास खाने के लिए एक भी रुपया। वह सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है और अपनी माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ देखिए, आप मुझे बचपन में पेड़ के नीचे से उठा के लेकर आई थी। आपने मुझे आशियाना दिया, अपना आंचल दिया। आपने मुझे कितनी सारी खुशियाँ दी, और आपके जाने के बाद मैं दोबारा से अनाथ हो गई। सुमन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन हो गए इसी तरह से भटकते भटकते। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूखी भी हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको तो अभी सुमन को भी सुधारना था। देखिए, उसकी बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे सही और गलत का कुछ पता ही नहीं है, बस गलत ही गलत कर रही है। इस तरह से श्वेता अपनी सौतेली माँ विनीता को याद कर कर बहुत रोती है। तभी श्वेता की नजर एक जंगल की तरफ जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, जिसे देखकर श्वेता चौंक जाती है। अरे, यह रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसी चमकती रोशनी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे उस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पर क्या है। हाँ, मुझे वहाँ पर देखना ही चाहिए। ऐसा सोचकर श्वेता जैसे ही उस जंगल के अंदर जाती है जहाँ से रोशनी आ रही थी, तो श्वेता को 2 नदी नजर आती हैं, जहाँ एक नदी के पास सोने का घर था और दूसरी नदी के पास चांदी का घर था। तभी सोने के घर की नदी से आवाज आती है, श्वेता, मैं जादू सोने के घर की नदी हूँ। मेरे जादू सोने के घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जैसे सोना, हीरे, मोती, पैसे, बहुत कुछ। और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की होगी। आओ मेरे घर के अंदर आओ, लेकिन मेरे घर के अंदर आने के लिए बस तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मेरे नदी का पानी सूखता जा रहा है, इसलिए मेरे जादू सोने के घर को 2 सुंदर लड़कियों की बलि की जरूरत है। बस 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाओ और सारी जिंदगी ऐश करो, ऐश। श्वेता, मैं जादू चांदी के घर की नदी हूँ। तुम मेरे घर के अंदर आओ। इस घर के अंदर तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलेगी, न पैसा, न सोना, न चांदी, न रुपया, कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे घर के अंदर एक छोटा सा गांव बसता है, जिसके अंदर कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं। उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी, और जैसे ही वे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो जो मेरी नदी का पानी सूख रहा है वह दोबारा से भर जाएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी ऐश करने के लिए 2 सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो, या फिर 100 बच्चों को नया जीवन देकर पुण्य कमाना चाहती हो। मेरे पास रहने के लिए न घर है और न खाना खाने के लिए पैसे, कुछ भी नहीं है। मुझे धन दौलत की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ समझाती थी कि लालच बहुत बुरी बला होती है। कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं जादू चांदी के घर के अंदर जाना चाहती हूँ और 100 बच्चों की सेवा करना चाहती हूँ और पुण्य कमाना चाहती हूँ। पुण्य कमाना दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है और मैं वही प्राप्त करना चाहती हूँ।
ऐसा कहकर श्वेता नदी के सहारे जादू चांदी के घर के अंदर चली जाती है और वहां जाकर श्वेता देखती है तो वह घर धन दौलत से भरा हुआ था। यह देखकर श्वेता चौंक जाती है और सोचती है कि सब बच्चे कहाँ पर हैं। तभी उसे जादू चांदी के घर से आवाज आती है, श्वेता तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के टाइम में इतनी सारी धन दौलत छोड़कर कौन किसकी मदद करना चाहता है। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इस सब के बावजूद भी तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने लोगों की मदद करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। यह घर भी तुम्हारा है और इसकी धन दौलत भी तुम्हारी है। इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ रख सकती हो और इसकी मदद से तुम औरों की भी मदद कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हारी जिंदगी में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। जाओ प्यारी बच्ची, खुश रहो। जादू चांदी के घर की बातें सुनकर श्वेता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादू चांदी का घर लेकर एक गांव में आ जाती है और वहां रहने लगती है और जादू चांदी के घर की धन दौलत से गांव के गरीब, परेशान और अनाथ लोगों की बहुत मदद करती है, जिस वजह से श्वेता का आस पड़ोस में बहुत नाम होने लगता है, उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमन आज बहुत गरीब हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने जुए में, शराब में, पार्टी में, आवारा दोस्तों के साथ सब उड़ा दिया था और वह दर दर की ठोकरें खा रही थी। लेकिन जब एक दिन वह श्वेता को लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, अनाज बांटते हुए देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह सोचती है, अरे यह मेरी सौतेली बहन श्वेता कैसे लोगों को सोना, चांदी, कपड़ा, रुपया, अनाज बांट रही है। इसने कितनी सुंदर सोने की ड्रेस पहन रखी है। यह इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। यह तो मुझे देखकर हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। मैंने तो इसे धक्के मार के इसलिए निकाला था ताकि यह दर दर की ठोकरें खाए, लेकिन ये मनहूस तो ऐश की जिंदगी गुजार रही है और मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगा नहीं होगा कि ये मनहूस इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। हाँ, ऐसा सोचकर सुमन श्वेता के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन श्वेता अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। माँ, आपको पता है मैंने आपके नाम का एक अनाथालय खोला है जिसमें किसी भी बच्ची को कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह माँ सब कुछ बस मुझे आपकी परवरिश की वजह से ही मिला है। आपने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी कि मुझे जादुई सोने और चांदी की नदी के घर से जादुई चांदी का घर मिला, जिसकी मदद से मैं एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रही हूँ। ओहो, अच्छा, तो जादू सोने चांदी की नदी के घर की मदद से इतनी अमीर हुई है। अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी दोबारा से अमीर हो जाऊंगी और मैं भी महारानी वाली जिंदगी बिताऊंगी। ऐसा सोचकर सुमन उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर जादू सोने और चांदी के घर की नदी थी और वहां जाकर रोने लगती है। तभी सुमन से भी यही पूछा जाता है कि वह जादू सोने के घर की धन दौलत लेकर ऐश की जिंदगी गुजारना चाहती है या फिर सब बच्चों की सेवा करना चाहती है। तभी सुमन हंसते हुए कहती है, अरे जादू सोने चांदी के घर की नदी, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे जिसके सामने इतनी सारी धन दौलत पड़ी होगी तो वह धन दौलत ही तो चुनेगा। वो पागल तो नहीं है जो फ्री में 100 बच्चों की सेवा करेगा। मुझे तो जादू सोने के घर के अंदर जाना है और वहाँ की धन दौलत लेकर इस दुनिया पर राज करना है। मुझे बहुत अमीर होना है और श्वेता की 25 से भी ज्यादा अमीर। ऐसा कहकर सुमन नदी के सहारे जादू सोने के घर के अंदर चली जाती है और वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और चुड़ैलों की, भूतों की आवाजें आ रही थी और यह आवाजें सुनकर सुमन घबरा जाती है और वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तभी जादू सोने के घर से आवाज आती है, तुम जैसे लालचियों की यही सजा है। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगी, यहीं रहोगी और अमावस वाले दिन तुम्हारी इस जादू सोने के घर की नदी को बलि चढ़ाई जाएगी। हा 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 हा। यह सुनकर सुमन घबरा जाती है और बहुत रोती है। इस तरह सुमन को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ श्वेता अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक खुशहाल जिंदगी बिताती है और दूसरों की जिंदगी में भी खुशियाँ लेकर आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गाँव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को
हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती, और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती, और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थीं। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये है शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं हैं, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो,
ठीक है, उसके बाद काम कर लेना। बेचारे तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा, हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो, अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए
और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई तीन बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।